हेलो स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी के पिछले 2 लेक्चर में हमने पौधे के कायिक भाग शुरू किए और हमने पौधे की जड़ और तना पर बात की। रूट और स्टेम पढ़ा हमने। जड़ और जड़ के प्रकार, जड़ के रूपांतरण, इसी तरह से तना और तने के रूपांतरण पढ़े। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो कायिक भाग है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट भाग जो आता है वो है लीफ। ठीक है, जड़, तना और पत्तियाँ 3 हिस्से होते हैं। तीसरे हिस्से पर आज बात करेंगे पत्तियां या लीफ। पौधों की पत्तियां वो भाग है पौधे का कायिक भाग जो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जब आप एक पौधे को देखते हैं, हम जब उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है? पूरा हरे रंग से आच्छादित हमें पत्तियां ही दिखाई देती हैं। ये पत्तियां विभिन्न शाखाओं पर लगी हुई हैं। ये शाखाएं और ये सब तने पर होती हैं और फिर उसके बाद जड़ें जो हैं वो भूमिगत होती हैं। पत्तियां जो है पौधे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग भी है और बहुत सारी हैं, असंख्य संख्या में हो सकती हैं। और पत्तियां जो है ये एक ऐसा अंग है जो पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण करके भोजन भी बनाता है। पौधे हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना स्वयं का भोजन भी बनाते हैं और उसका जो मुख्य अंग है वो पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो पत्तियों की अगर हम बात करें, जनरल उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो पत्तियां जो है सामान्यतः चौड़ी पार्श्वीय संरचना होती है। पार्श्व रूप से लगी हुई, लेटरल साइड में लगी हुई और चौड़ी पत्तियां, जैसे कि एक बना भी रखी है हमने, ये दिखा रखी है, ये एक चौड़ी पार्श्वी पत्तियां होती हैं और स्तंभ पर लगी हुई होती हैं, इनकी तने से लगी हुई होती हैं। नॉर्मली हमने कहा था तना जो है वो पर्व संधियों में विभक्त होता है और हमने तने में भी बताया था कि जो पर्व संधियाँ होती हैं जिसको हम नोड्स कहते हैं, ये इन पर्व संधियों से ही शाखाएं भी निकलती हैं, पत्तियां भी निकलती हैं, कलिकाएं वगैरह सब कुछ। तो ये पत्तियां जो है पर्व संधियों से विकसित होती हैं, तने की जो पर्व संधियां हैं वहाँ से। और जैसा मैंने आपको बताया इनका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण इनका मुख्य कार्य होता है। और जहाँ से पत्ती निकल रही हैं, पत्तियों के आधार पर उसका कक्ष, जिसको हम कहते हैं एक्सिल, इंग्लिश में उसको एक्सिल कहते हैं, उसके कक्ष में कलिका ज़रूर होती है। ठीक है, और उसे हम कहेंगे कक्षस्थ कलिका, उसे हम कलिका कहेंगे। अब जैसे एक डायग्राम बना रखा है, ये तने का अक्ष दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये यहाँ से ये पत्ती निकल रही है। ठीक है, और इसमें आधार पर यहाँ कलिका मिलेगी आपको, अक्षीय कलिका जो है, कक्षस्थ कलिका कह सकते हैं, अक्षीय कलिका कह सकते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं इसको। तो पत्तियों के आधार पर एक कलिका ज़रूर होती है। ठीक है, कक्षस्थ कलिका बाद में शाखा में रूपांतरित हो जाती है। इस कलिका से शाखाएँ निकल सकती हैं, कई बार पुष्प भी निकल आते हैं। ठीक है, ये सब इस कलिका से। कलिका दरअसल वो छोटा सा हिस्सा होता है तने का जिसमें विभज्योतक होता है, मेरिस्टम जिसको कहते हैं, और वो सतत रूप से विभाजन करता है और वो पौधे के किसी भी भाग में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। आवश्यकता अनुसार कलिका से शाखाएं निकल आती हैं, कलिका से पुष्प भी निकल सकता है, जैसी ज़रूरत हो। ठीक है, और पत्तियों के आधार पर हमें एक कलिका ज़रूर मिलती हैं। ठीक है, पत्तियाँ जो है तने के अंदर जो एक शीर्ष विभज्योतक होता है, तने में और जड़ों में, जड़ें भी हमने पढ़ी तो उसके अंदर भी मूल गोब के पीछे एक विभज्योतक उत्तक होता है, शीर्ष तने में भी विभज्योतक होता है और ये विभज्योतक सक्रिय विभाजन करने वाली कोशिकाओं से बना है। ये आप एनाटॉमी के भी चैप्टर में आगे देखेंगे। ठीक है, विभज्योतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो सतत विभाजन करती हैं और पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और लगातार शीर्ष, तने के शीर्ष पर और जड़ों के शीर्ष पर ये विभज्योतक है जो लगातार पौधे को ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृद्धि करवाता है। और जो कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं से बाद में पौधे के विभिन्न भाग बनते हैं जिसमें पत्तियां भी एक हैं। तो पत्तियां स्तंभ के शीर्ष विभज्योतक से उत्पन्न होती तथा अग्राभिसारी क्रम में लगी होती हैं। देखिए ये एक तरीका है लगने का, अग्राभिसारी। अग्राभिसारी का अग्र का मतलब क्या? आगे। ठीक है, हमेशा जब पौधे में पत्तियां जब लगती हैं तो आप देखेंगे सबसे आगे, सबसे ऊपर नई पत्तियां होंगी, तरुण पत्तियां। ठीक है, तो जब ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि नई चीज आगे की तरफ लगे, आधार पर पुरानी चीजें रहें, नीचे वाली पत्तियां पुरानी रहती है और ऊपर जाते जाते जब पत्तियां नहीं लगती हैं, इसे हम अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। तो जब भी ऐसा कोई भी अरेंजमेंट हो, पुष्प में भी आएगा ये चीज। अग्राभिसारी का मतलब यही है कि इसको हम कहते हैं एक्रोपीटल इंग्लिश में, कि जब जो नया बना हुआ यंग जो चीज है, तरुण पत्तियां आगे की तरफ रहे, आधारभूत पीछे, पुरानी पत्तियां पीछे रहे, वो अग्राभिसारी क्रम में। पत्तियां हमेशा ऊपर की तरफ नहीं लगती हैं, तो अग्राभिसारी क्रम में लगी हुई चौड़ाई पार्श्वीय संरचना होती है। ये एक पत्ती आपको बना भी रखी है। अब हम पत्तियों के विभिन्न भागों पर भी बात करते हैं, पत्तियां क्या है और उसके कितने कितने भाग हैं। पत्तियों के विभिन्न भाग
हम पत्ती के 3 भाग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है पर्णाधार। पर्णाधार या इसे लीफ बेस कहते हैं, हाइपोपोडियम भी बोला जाता है, पत्तियों का जो आधार होता है। ठीक है, पर्णाधार। जैसे ये जो पीछे अभी हमने डायग्राम देखा था पत्तियों में, ये जो डायग्राम है इसमें ये जो आधार है वो इस जगह पर है, यहाँ पर ये पर्णाधार है। ठीक है, आधार है। कई बार ये आधार ढंग से दिखता है तो कई बार नहीं दिखता है। पत्ती अलग अलग पत्तियों में अलग अलग है। देखिए आकार की पढ़ रहे हैं तो मेरे आपसे एक सुझाव है कि आप इन चीज़ों को जरा प्रकृति में देखने की कोशिश भी करें। चलिए जड़ें आपको ज़्यादा नहीं दिख रही होंगी, कभी कभार जब पौधे उखड़े हुए होते हैं तब देख सकते हो, तना दिखता है हमें, अब पत्तियाँ तो और अच्छे से नजर आएंगी। तो मैं जो चीज़ें आपको आज बता रहा हूँ ये अलग अलग पौधों में आप जरा देखने की भी कोशिश करें। पौधों की पत्ती तोड़िए तो उसमें भी आप देखेंगे पत्ती लगी हुई, वहाँ भी देखेंगे सबसे नीचे एक आधार होता है, पर्ण स्तंभ। पत्तियाँ जो है स्तंभ से पर्णाधार द्वारा जुड़ी रहती है और इसके अक्ष में एक एक्सिलरी बड होती है। मैंने आपको कहा इसके पत्तियों के अक्ष में एक बड होती है, अक्षीय कलिका, कक्षस्थ कलिका कहते हैं जिसको, और वहीं पत्तियों का आधार भी होता है। और ये आधार कई पत्तियों में तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है। पत्ती आप देखो एक छोटी सी डंडी से तने से जुड़ी हुई है, तो वो जो पत्तियों की जो डंडी होती है उसका जो निचला हिस्सा होता है जो तने से जुड़ा रहता है वो आधार है। अब वो कई बार अच्छे से दिखता नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा होता है, और कभी कभी ये पर्णाधार फूला हुआ होता है, कुछ विशिष्ट संरचना का होता है तो वो में नजर आता है। तो कई पत्तियों में ये अच्छे से दिखाई नहीं देता, कुछ पौधों में पर्णाधार फूल जाता है, कुछ में थोड़ा फूला हुआ होता है। ठीक है, तो फूला हुआ होगा तो पत्तियां जो है नीचे से थोड़ी सी बड़ी ब्रॉड दिखेंगी, और ये फूला हुआ होता कई पत्तियां जैसे ये मान लो तना है तो हल्का सा इस तरह से फूला हुआ आधार हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। फिर ये मान लो पूरी पत्ती बनी हुई है, ऐसे पत्ती लगी हुई है, तो ये जो है ये फूला हुआ आधार हो सकता है, पर्णाधार यहाँ पर। और ये कई बार सामान्य होता है, नहीं भी दिखता है। अच्छा, एक पौधा ऐसा है जो आपने अक्सर देखा होगा, नाम सुना होगा, छुई मुई का पौधा। वनस्पतिक रूप से उसे हम कहते हैं माइमोसा प्यूडिका। छुई मुई या माइमोसा प्यूडिका का भी जो पर्णाधार है वो फूला हुआ होता है और वो बड़ा ही संवेदनशील होता है, और उसे हम पर्णव्रंत तल्प पल्विनस कहते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, पल्विनस। इसमें क्या होता है, जब हम छुई की पत्तियों को छूते हैं तो हमारे छूने का जो उद्दीपन है वो इन कोशिकाओं के माध्यम से इस पर्णाधार, फूले हुए पर्णाधार तक पहुंचता है। ठीक है, और इसकी कोशिकाएं जो हैं श्लथ भी हो जाती हैं, फूल भी जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। इसमें गति रहती है जिसको हम निंद्रा गति कहते हैं, स्लीप मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने उसको छुआ तो जो पर्णाधार की जो कोशिकाएं हैं ये अपना पानी मुक्त करके थोड़ा सिकुड़ जाती हैं और इससे पत्तियां जो है लटक जाती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पत्तियां सो गई हों, तो उसको निंद्रा गति या स्लीप मूवमेंट कहते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस नॉर्मल हो जाती है, इसीलिए इसका नाम ही छुई मुई रखा है, माइमोसा प्यूडिका। छुई मुई की पत्तियों को जब भी छुआ जाता है तो उस स्पर्श के उद्दीपन से उसका पर्णाधार जो फूला हुआ, ये जो बड़ा अति संवेदनशील होता है, वहाँ की कोशिकाएं संकुचित होती हैं और पत्तियां थोड़ी लटक जाती हैं। थोड़ी देर बाद ये वापस सही भी हो जाती हैं। इस तरह का एक संवेदनशील पर्णाधार छुई मुई में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, विशेष बात है ये। ठीक है, इसके अलावा एक बीज पत्रियों में आप देखिएगा मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट में जैसे आपने कभी गन्ना देखा हो, चावल का पौधा देखा हो, गेहूं का पौधा, मक्का हो, आप, और सबसे आसान तो गन्ना है। गन्ने आप देखिए कई बार गन्ने के जूस वाले के यहाँ भी तना होता है, तने में शर्करा जूस होता है, आगे जाकर पत्तियां लगी रहती है। वैसे तो हटाई हुई रहती है लेकिन कभी कभी गन्ने में आगे लगी हुई दिख जाएगी। आप देखो वो पत्तियां जो लगी रहती हैं, तना जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से पर्व संधियों में बटा हुआ तना है उसका, गन्ने का। और आप देखिए पर्व संधि से, नोड से पत्तियां निकल रही, और पत्तियां देखो चौड़ा आधार होता है, बिल्कुल यूं चौड़ाई से निकलती हुई रहती है। ठीक है, तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि एक बीज पत्रियों में पर्णाधार फैलकर आच्छादी हो जाता है, तने पर यूं आच्छादित होता है। ठीक है, और चौड़ा रहता है, शीदिंग लीफ बेस कहते हैं। घास में भी दिखेगा, केले में भी दिखेगा, ये और भी है, गन्ने में भी दिख जाएगा आपको, और भी उदाहरण दे सकते हैं। एक बीज पत्रियों में जैसे इसमें तना यूं होता है, इस तरह से तने में इस तरह से पर्व संधियां होती हैं। अब जो पत्तियां निकलती हैं वो पत्तियां बिल्कुल आच्छादित होती हैं, जैसे यहाँ से पत्ती निकल रही है तो ये इस तरह से चौड़ा ही आधार होता है बिल्कुल, और तने को कवर करती हुई ये लंबी लंबी रिबन जैसी पत्तियां निकलेंगी, फिर इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, तो ये फैली हुई आधार से निकलती हैं, ध्यान रखने वाली बात है। तो पर्णाधार पहला भाग है, सामान्य रूप से पतला सा ही होता है, कभी कभार फूला हुआ हो सकता है। छुई मुई के अंदर ये थोड़ा संवेदनशील हो सकता है और निंद्रा गति भी करता है।
तो मोनोकॉट के अंदर ये थोड़ा चपटा रहता है और आच्छादित, शीदिंग लीफ बेस कहते हैं, आच्छादी लीफ पर्णाधार। और ये किस में मिलता है, तो एक बीज पत्रियों में, घास के अंदर, गन्ना, केला, इन सब के अंदर आच्छादित ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये पहला भाग हुआ पर्णाधार। अब आते हैं दूसरा भाग पर, पर्णवृंत। आधार के बाद जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो एक छोटी सी डंडी रहती है जिससे पत्ती लगी हुई रहती है, तो वो पर्णवृंत, पत्रावृंत। ये जैसे ये जो दिख रखा है आपको यहाँ पर, ये जो पूरा भाग है ये पर्णवृंत कहलाता है। थोड़ा सा इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं, थोड़ा और अच्छे से नजर आए। ये वाला जो भाग है इसको कह रहे हैं, ये जो डंडी है जिससे कि आधार से जुड़ा हुआ है, ये पर्णवृंत होता है। पीटियोल कहते हैं अंग्रेजी में इसे, मीजोपोडियम भी बोला जाता है। ठीक है, ये वृंत है पत्ती का वह भाग जो पर्ण फलक को तने अथवा शाखा से जोड़ता है। तो ये आधार है, आधार से इस पत्ते का जो चौड़ा चपटा फलक है उससे जोड़ने का कार्य करता है, ये पर्णवृंत होता है। ठीक है, और पर्णवृंत पर्ण फलक को सूर्य के प्रकाश में विन्यासित करता है। मतलब ये पर्णवृंत की वजह से थोड़ा ये पत्ता जो है, चौड़ा जो फलक है इसका, वो थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है और अच्छे से उस पर सूर्य का प्रकाश गिर सकता है। और साथ में इस डंडी की वजह से पत्तियां अच्छे से हिलती भी हैं, और हिलती है तो हवा का मूवमेंट होता है और पौधे को भी ताज़ी हवा मिलती है, तापमान भी नियंत्रित रहता है। लंबे पतले पर्णवृंत के कारण पर्ण फलक हवा में लहराता है, जिससे पर्ण ठंडी होती है, ताज़ी हवा भी मिलती है। तो पत्तियां, डंडा इस पर्णवृंत लंबा रहेगा तो पत्तियों को हिलना करने में आसानी रहेगी, पत्तियां आसानी से सूर्य के प्रकाश की तरफ भी रहेंगी, इन सब का फायदा रहता है। इसके अंदर भी कुछ विशेषता है, जैसे जलकुंभी एक पौधा है जिसको आइकॉर्निया कहते हैं। जलकुंभी का पर्णवृंत फूला हुआ होता है, इसमें पर्णवृंत जो है फूला हुआ, थोड़ा सा मासल सा फूला हुआ दिखता है जलकुंभी के अंदर। ये जलीय पौधा है और आप देखेंगे पत्तियों के नीचे बड़ा मोटा फूला हुआ सा पर्णवृंत रहता है। जबकि सिट्रस पौधे, नींबू कुल के जो पौधे हैं उनमें पंख युक्त होता है। मतलब सिट्रस पौधों के अंदर ये डंडी जैसा न होकर पर्णवृंत, मतलब थोड़ा पंख जैसा होता है। मतलब मैं अगर इसको बनाना चाहूँ तो ये इस तरह का यूँ थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। फिर अब इसके यहाँ से आगे ऐसे पत्ती लगी हुई रहती है। ठीक है, ये तो पत्ती लगी हुई है, और ये जो है ये पर्णवृंत जो पंख की तरह होता है, फूला हुआ, पंख जैसा चपटा। आइकॉर्निया में, जलकुंभी में फूला हुआ होता है। एक और पौधा है निपेंथिस, ये कीटभक्षी पौधा, इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। इसके अंदर पर्णवृंत प्रतान में बदल जाता है, धागे जैसा हो जाता है। बिल्कुल पर्णवृंत जो है लंबा धागे जैसा, कम सॉफ्ट हो जाता है। तो पर्णवृंत कुछ कुछ पौधों में विशेष होता है, बाकी एक सामान्य रूप से पर्ण फलक को बाहर की ओर निकालने का कार्य करता है। आइकॉर्निया, जलकुंभी में ये फूल जाता है, तो नींबू कुल के पौधों में ये चपटा पंख जैसा हो जाता है, और निपेंथिस जैसे कीटभक्षी पौधों में ये धागे जैसा प्रतान में बदल जाता है। 2-3 विशेष बातें इसकी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पर्णफलक, लेमिना या इपीपोडियम कहते हैं। हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम, इपीपोडियम। ठीक है, पर्णफलक, ये जो चौड़ा और चपटा भाग होता है पत्तियों का, ये होता है हरे रंग का होता है, और मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, यहाँ से जल वाष्प के रूप में भी मुक्त होता है, दोनों चीज होती है। ठीक है, और चपटा हरा भाग होता है। पर्ण फलक जो होता है, इस तरह का बड़ा सा हम फलक बना सकते हैं, पत्तियों का एक फलक जो होता है। अब इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर शिराएं पाई जाती हैं। एक तो बीच में होती है मुख्य शिरा, जिसको हम कहते हैं मध्य शिरा या मिड रिब कहा जाता है। मुख्य शिरा होती है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकती है ये। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी इसके अंदर इस तरह से पार्श्व शिराएं निकलती हैं जो पतली पतली होती हैं, इसको शिरिकाएँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये, और ये शिराएं हैं। ये जो शिराएं होती हैं दरअसल इनमें संवहन ऊतक होता है, जाइलम फ्लोएम, और ये जड़ों से जो भोजन जल और खनिज तत्व आ रहे हैं वो इनमें आता है। यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है उसको यहाँ से फ्लोएम द्वारा ले जाया जाता है। तो ये संवहन ऊतक होते हैं इन शिराओं के अंदर। तो इनमें शिराएं होती हैं और बहुत सारी पार्श्व शिरिकाएँ भी होती हैं। बाकी रही बात इस फलक की सतह की, तो सतह जो है अलग अलग पौधों में अलग अलग है। कुछ में बिल्कुल चिकनी सतह होती है, तो कईयों में रोमिल होती है, तो छोटे छोटे रोम हो सकते हैं। चिपचिपी और चमकीली सतह हो सकती है। तो पत्तियों की सतह अलग अलग पौधों में अलग अलग है, चमकीली, चिपचिपी, रोमिल, चिकनी सतह हो सकती हैं। ठीक है, और इनमें जो शिराएं हैं आपको ध्यान रखना, जब भी आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आप देखेंगे इन शिराओं के अंदर संवहन ऊतक है, जाइलम फ्लोएम है। तो जाइलम के माध्यम से जड़ों से आने वाला जल और खनिज तत्व यहाँ मिलता है,
और फ्लोएम यहाँ से जो कार्बनिक खाद्य प्रकाश संश्लेषण से बना उसको ले जाने का काम करता है। ओके, अच्छा, अब आप देखिए कि पत्तियों में आप देखें कि कई बार आप देखेंगे पौधों की पत्तियां, जब आप अलग अलग पौधों की पत्तियां थोड़ा निहारिएगा, देखिएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में जो हमने पढ़ा वो दिखता भी है। ठीक है, पत्तियां आप देखिए, जब पत्ती लगी रहती है तो एक इसकी ऊपरी सतह रहती है, एक निचली सतह रहती है। अक्सर आप देखेंगे कि कई बार पौधों में ऊपरी और निचली सतह में थोड़ा अंतर होता है, कई बार नहीं भी होता है। कई पौधों की पत्तियां ऐसी जिसमें ऊपरी निचली दोनों सतह एक जैसी होती हैं, तो बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनमें अलग अलग रहती हैं। वैसे ऊपरी और निचली सतह के नाम हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूँ समझिए कि ये तना है, ठीक है, और इससे ऐसे पत्ती लग रही है। अगर मैं पत्ती को तने के पास लाता हूँ तो क्या होगा, जो इसकी ऊपरी सतह में दिख रही थी वो तो कहाँ गई, तने के पास, और जो निचली सतह थी वो इधर आ जाएगी। समझ रहे हैं, और ये इसकी पीठ कहलाएगी एक तरह से, और इसीलिए इसको डोर्सल भाग कहते हैं। और जो ये सामने वाला हिस्सा जिसको हम पत्ती को तने से चिपकाते हैं तो ये जैसे पीठ दिखती है, ये डोर्सल हो गया, और ये जो ऊपर वाला भाग है, निचली सतह अब डोर्सल कहलाएगी और ऊपर वाला भाग वेंट्रल कहलाएगा। आप अक्सर जानवरों में हम देखते हैं कि जो ऊपर की सतह होती है वो डोर्सल होती है, उसमें थोड़ा उल्टा चलता है। उल्टा इसलिए कि हम पत्ती को तने के साथ लेकर के काम करेंगे। तो लेमिना की ऊपरी सतह जो है अभ्यक्ष कही जाती है हिंदी में, या इसको वेंट्रल या एडैक्सियल भी कहते हैं। अंग्रेजी नाम ध्यान रखना, अंग्रेजी के नाम से आ जाता है कई बार। ऊपरी सतह को क्या कहेंगे, वेंट्रल सरफेस, एडैक्सियल या अभ्यक्ष, और जो निचली सतह होती है, निचली सतह को अपाक्ष या उपाक्ष कहते हैं, डोर्सल या एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़े नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ऊपरी सतह वेंट्रल है, अभ्यक्ष, निचली सतह डोर्सल है, अपाक्ष। ठीक है, वेंट्रल सतह को ऊपरी वाली को एडैक्सियल कहते हैं, नीचे वाली को एबैक्सियल कहते हैं। ठीक है, ये नाम थोड़ा याद रखने पड़ेंगे, 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा तो ऊपरी सतह निचली सतह के नाम आने चाहिए। तो फलक जो है सबसे मुख्य बड़ा भाग है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और चपटा भाग है, इससे वाष्पोत्सर्जन भी होता है, सारी चीज़ें। तो मैंने आपको पत्तियों की संरचना, पत्तियों के भाग बताए। पत्तियों में 3 भाग हो गए, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णाधार सामान्य रूप से कई बार नजर भी नहीं आएगा, कभी कभी फूला हुआ दिख सकता है। ठीक है, पर्णवृंत एक डंडी के समान छोटी सी शाख रहता है जिससे कि पत्तियां थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई रहती हैं। कभी कभी ये फूला हुआ या पंख जैसा या धागे जैसा हो सकता है। और फिर मुख्य भाग है पर्णफलक, जो चपटा हरा भाग है जहाँ प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाएं होती हैं। पर्णफलक के अंदर एक या एक से अधिक मध्य शिरा, ये जो है ये मिडरिब कहते हैं अंग्रेजी में हम इसको, मध्य शिरा। ठीक है, और ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने ये एक ही बनाई है। फिर उससे कई सारी छोटी छोटी शिरिकाएँ, पार्श्व शिराएँ निकलती हैं, और ये सभी संवहन उत्तकों की बनी हुई है, तो ये भी जरूरी है। ऊपरी सतह को हम वेंट्रल, निचली सतह को हम डोर्सल कहते हैं, अभ्यक्ष और अपाक्ष। समझ में आ गई बात। तो ये तो हमने पत्तियों के 3 भाग पढ़े। ठीक है, पत्तियों में ही एक और चीज़ अतिरिक्त रूप से लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, पत्तियां जहाँ से लग रही हैं, पर्णाधार है, वहाँ एक कलिका भी है, पर्णवृंत है, हम देखते हैं कि पत्तियों के आधार से कुछ अतिरिक्त अतिवृद्धियाँ, छोटी सी पत्ती जैसी संरचना दिखती है पत्तियों के आधार पर, कलिकाओं के पास। ठीक है, कुछ पौधों की पत्तियों के आधार पर, ठीक है, पार्श्व अतिवृद्धियां नजर आती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, जिनको अनुपर्ण स्टिप्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं अगर वापस पत्ती बनाऊं तो यूं मान लीजिए जैसे ये है, अब ये यहाँ से पर्णाधार और ये पर्णवृंत और ये फिर पत्ती। ठीक है, अब ये जो आधार है, ठीक है, आधार पर हमें यहाँ, ये तो काफ़ी मोटा बना दिया मैंने, यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ अतिरिक्त पत्तियों जैसी संरचना नजर आती है। यूं इधर एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ये, और नहीं भी होती हैं। ये जो होता है ये कहलाता है स्टिप्यूल्स अनुपर्ण। पत्तियों के आधार में पत्तियों जैसे छोटी छोटी पार्श्व अतिवृद्धियां अनुपर्ण कहलाती हैं। अगर ये अनुपर्ण उपस्थित है, अगर ये उपस्थित है तो अनुपर्णी पत्ती कहते हैं, स्टिपुलेट लीफ कहेंगे। ये सब शब्दावली ध्यान रखनी है। और अगर ये नहीं है, कई बार नहीं होती, तो इसे अनुपर्णी एक्स स्टिपुलेट कहेंगे। यानी कि पत्तियों के बारे में अगर कभी कहा जाए आपसे कि पत्तियां स्टिपुलेट, अनुपर्णी है, अर्थात पत्तियों के आधार पर छोटे छोटे अनुपर्ण पाए जाते हैं। अनुपर्णी है मतलब अनुपर्ण स्टिप्यूल्स अनुपस्थित हैं। तो ये एक अतिरिक्त संरचना और आधार पर ही लगी हुई हो सकती है कभी कभी पत्तियों के अंदर। ठीक है, उसके बाद जरा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पत्तियों में।
तो अब शिरा विन्यास पर बात करते हैं। पर्ण फलक ही हम पढ़ रहे थे। फलक में मैंने आपको जैसा बताया कि शिराएं होती हैं, एक या एक से ज़्यादा मुख्य शिरा और बाकी पार्श्व शिराएं। तो शिराएं और शिराओं का पूरा जो तंत्र है इसी को मिलकर के बनता है शिरा विन्यास। फलक, पर्ण फलक में वेनेशन शिरा विन्यास, ठीक है। इसमें शिराओं और शिरिकाओं की व्यवस्था को शिरा विन्यास कहते हैं। हम अगर विभिन्न पौधों की पत्तियों का चयन करें, सेलेक्ट करें, उनको इकट्ठा करें, आप ये खुद आंखों से देख सकते हैं कि पत्तियों में हमें शिरा विन्यास दो तरह का मिलेगा। एक होता है जाली का व्रत शिरा विन्यास, जाली का व्रत रेटिकुलेट वेनेशन, बिल्कुल जाल की तरह। इसमें शिराएं जो हैं और शिरिकाएं एक जाल सदृश संरचना बनाते हैं, इसलिए इसको जाली का व्रत शिरा विन्यास कहते हैं। और जाली का व्रत शिरा विन्यास, ध्यान रखना, द्विबीज पत्रियों का लाक्षणिक लक्षण है। द्विबीज पत्रियों की पत्तियां शिरा विन्यास इसी से पहचानी जाती है, जाली का व्रत शिरा विन्यास से। मैं अगर मान लो ये पत्ती बना रहा हूँ तो एक इसमें ये मध्य शिरा हो गई, फिर ये पार्श्व शिराएं निकलेंगी, ये तो सभी देखा ही होगा सबने। फिर इन पार्श्व शिराओं से और छोटी छोटी शिराएं निकलेंगी, इस तरह से शिरिकाएं, और ये आगे से आगे विभाजित होती जाएंगी और पूरा आपको जाल जैसी एक संरचना बन जाएगी, जाली का व्रत शिरा विन्यास पूरा। और ये बहुत अच्छे से दिख सकता है द्विबीज पत्री पौधों के अंदर, समझ गए। तो द्विबीज पत्रों की पत्तियों की ये विशेषता है कि उनके अंदर शिरा विन्यास रेटिकुलेट जाली का व्रत होता है। अब अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे द्विबीज पत्री हैं जो कहने को द्विबीज पत्री हैं लेकिन शिरा विन्यास जाली का व्रत नहीं है, दूसरा वाला है, समानांतर है। और ये नाम ध्यान रखना, अपवाद यहाँ पर कैलोफिलम, एरिंजियम, कैलोफिलम और एरिंजियम, ये द्विबीज पत्री पौधे हैं लेकिन इनमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। जबकि मोटे तौर पर यही कहा जाता है कि जो द्विबीज पत्री है उनमें जाली का व्रत और जो एक बीज पत्री है उनमें समानांतर। लेकिन यहाँ उल्टा है, कुछ द्विबीज पत्री भी ऐसे हैं जिनमें समानांतर शिरा विन्यास है, इनमें जाली का व्रत नहीं है, ठीक है। तो ये कैलोफिलम और एरिंजियम, नाम ध्यान रखना, ये अपवाद है। द्विबीज पत्री होते हुए भी इनमें मोनोकोट की तरह समानांतर शिरा विन्यास मिलता है। अब समानांतर शिरा विन्यास, समानांतर शिरा विन्यास पैरेलल वेनेशन, ठीक है, जब शिराएं परस्पर समानांतर होती है और जाल सदृश संरचना नहीं बनाती। मतलब आप देखिए जाली का व्रत में क्या हो रहा है, शिराएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और जाल बना रही है। समानांतर में कोई भी शिरा या शिरिका एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, इसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। और ये एक बीज पत्रियों में पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन कुछ एक बीज पत्री ऐसे हैं जिनके अंदर समानांतर नहीं मिलकर जाली का व्रत, मतलब कुछ द्विबीज पत्री ऐसे हैं जिनमें जाली का व्रत न मिलकर समानांतर मिलता है, और कुछ एक बीज पत्री ऐसे हैं जिनके अंदर समानांतर की बजाय जाली का व्रत उल्टा मिलता है। स्माइलेक्स, डायोस्कोरिया, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, ये सभी मोनोकोट पौधे हैं, एक बीज पत्री पौधे हैं, लेकिन इनमें जाली का व्रत शिरा विन्यास पाया जाता है, इनमें समानांतर नहीं पाया जाता है। तो दोनों तरफ अपवाद है, जाली का व्रत डाइकोट में है लेकिन कुछ डाइकोट में जाली का व्रत नहीं है, वहाँ पर समानांतर है। समानांतर मोनोकोट में है लेकिन कुछ मोनोकोट ऐसे हैं जिनके अंदर जाली का व्रत मिलता है। अब इसमें जो समानांतर शिरा विन्यास है, जैसे आपने केले का पत्ता देखा हो, बड़ा सा केले के पत्तों में तो भोजन भी खाया जाता है। इस तरह से मैं अगर इस पत्ते को बनाने की कोशिश करूं तो केले के पत्ते में अगर देखिए कि इस तरह से चौड़ा पत्ता रहता है इसका, कुछ ऐसा ही, ठीक है। अब इसमें देखो बीच में एक ये मुख्य शिरा हुई, फिर अब इससे ऐसे समानांतर समानांतर ये पार्श्व शिराएं निकलेंगी, यूं इधर भी होंगी, कहीं कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रही हैं, सब एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। फिर और भी होती इसमें, फिर ऐसे ऐसे भी होंगी, बिल्कुल हर जगह समानांतर ही चलेगी शिराएं, ये यूं होंगी। केले का पत्ता आराम से देख सकते हो, घास देखो, घास के अंदर भी होती, समानांतर है। अच्छा, मध्य शिरा की संख्या एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन शिरा विन्यास जाली का व्रत और पैरेलल दो प्रकार का होता है। समझ में आई बात। ये देखो, यहाँ मैंने उदाहरण दे रखा है, ये द्विबीज पत्री पत्ती है और इसके अंदर आप देखो ये एक मुख्य शिरा दिख रही है, फिर ये पार्श्व शिराएं जा रही है, देखो यहाँ से ऐसे, फिर इनके अंदर और भी शिराएं हैं, बिल्कुल जाल बना हुआ है पूरा, ठीक है। जबकि
इधर जो मोनोकोट की पत्ती दिख रही है मोनोकोट की, अब इसके अंदर देखो ये एक मुख्य शिरा दिख रही है ऐसे, उसके बाद में देखो ये सब समानांतर शिरा विन्यास है। मैंने केले की पत्ती बनाई थी, ये दूसरी घास की पत्ती है, ये इस तरह की ऐसे समानांतर चल रही है। जबकि इसके अंदर देखो ये एक मुख्य शिरा, फिर ये साइड में ऐसे, फिर इनके अंदर तो और बहुत सारा जाल बना हुआ है, पूरा ऐसे बना हुआ है। दोनों पत्तियां आप देख सकते हो, शिरा विन्यास दो तरह का होता है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ और मैं इसको चार्ट से दिखाना चाह रहा हूँ। जालिकाव्रत शिरा विन्यास जो होता है रेटिकुलेट वेनेशन, ये एक शीरीय हो सकता है या एक से अधिक शीरीय हो सकता है। एक शीरीय यूनिकोस्टेट का मतलब क्या हुआ, एक मुख्य शिरा होगी इसमें, एक मिडरिब होगी, मिडरिब मतलब मुख्य शिरा, और बहुशिरी मतलब एक से अधिक मुख्य शिराएं होंगी, मिडरिब होंगी। तो मुख्य जो शिरा बीच में है वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा। अगर एक होती है तो एक शीरी, एक से ज़्यादा है बहुशिरी है। अंग्रेजी में उसको यूनिकोस्टेट, बहु को मल्टीकोस्टेट कहेंगे। जैसे अभी जो हमने सामान्य पत्ती बनाई, जैसे आम, पीपल, अमरूद की जो पत्तियां सब एक शीरी होती, ठीक है। एक शीरी पत्तियों में कुछ भी नहीं, जैसे अगर मैं ये बनाऊं तो ये एक पत्ती है, इसमें एक ये मुख्य शिरा है और बाकी ऐसी ऐसी पार्श्व शिराएं होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। बहुशिरी जो होती है, अब एक से ज़्यादा शिराएं हैं, मुख्य शिरा भी एक से ज़्यादा है। इनमें भी दो प्रकार हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, अभिसारी अपसारी। अब नाम, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है अपने को। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, देखो अंग्रेजी के शब्द से समझे, अभिसारी या कन्वर्जेंट का मतलब है कहीं जाकर इकट्ठा होना, और डाइवर्जेंट डाइवर्ट करना मतलब बिखेरना। तो यहां क्या हो रहा है, एक से अधिक शिराएं हैं, ठीक है, लेकिन सारी की सारी शिराएं एक ही टिप पे जाकर के इकट्ठी हो रही। पत्तियां कुछ इस तरह की हैं कि पर्णफलक का जो शीर्ष है वो एक ही है और सारी की सारी शिराएं एक ही शीर्ष में जा रही। जैसे अभी मैंने कहा था ना, घास की पत्ती है, इस तरह से एक पत्ती बनाई थी, देखो ये ऐसे बनाते हैं। मैं भी डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। अब मैं इसमें अगर शिराएं बनाऊं तो देखिए, ये एक मुख्य शिरा, ये दूसरी मुख्य शिरा, ये तीसरी, ये चौथी। तो जितनी भी मुख्य शिराएं हैं सारी की सारी देखो क्या हो रहा, कन्वर्जेंट, एक ही शीर्ष पे जाकर के इकट्ठी हो रही। ये बेर में मिलती हैं, आलू बुखारा में मिलती हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरी है डाइवर्जेंट में क्या होता है, जितनी भी मुख्य शिराएं हैं सब अलग अलग शीर्ष में जाके मिलती हैं। मतलब इसमें ऐसे होगा, मान लो ऐसी पत्ती है। अब इसके अंदर क्या है, मुख्य शिराएं एक से ज्यादा हैं। अब एक मुख्य शिरा जाके इस शीर्ष में समाप्त हो गई, एक जो है वो इसमें आके खत्म हुई, एक इसमें आके खत्म हुई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनके अंदर ये मुख्य शिराएं जो हैं ये ऐसे रहेगी। अब अंतर समझ में आया। जालिकाव्रत शिरा विन्यास में अब देखो दो बात हो गई, एक मुख्य शिरा है तो ये एक शीरी हो गया, एक से अधिक शिराएं हैं लेकिन वो फिर एक ही शीर्ष में इकट्ठी हो रही हैं या अलग अलग शीर्ष में इकट्ठी हो रही हैं। तो बहुशीरी जो हैं वो अभिसारी और अपसारी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये बात जालिकाव्रत की हो रही है। मैंने जो घास की बताई थी वो समानांतर, वो भी आएगी आगे भी। कपास और अरंडी के अंदर डाइवर्जेंट मिलता है। अब इनके एक्चुअल डायग्राम देखिए, ये रहे नीचे, ये देखिए, ठीक है। अब ये रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट मतलब जालिकाव्रत और एक शिरा, ये एक मुख्य शिरा इसके अंदर दिख रही है, इस तरह की एक मुख्य शिरा है और ये एक ही मुख्य शिरा है और अंदर जा रही है। अब देखो ये डाइवर्जेंट और ये कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में देखो क्या हुआ, एक शिरा ये है, फिर एक शिरा ये जा रही है, एक शिरा ये, सभी के सभी एक ही शीर्ष में समाप्त हो रही है और जालनुमा है, इसलिए जालिकाव्रत है। इधर यहाँ देखो, ये एक इधर चली गई, एक इधर गई, सारी मुख्य शिराएं अलग अलग शीर्ष में खत्म हो रही हैं, तो यूं फैल रही हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है। अपने को उदाहरण ध्यान रखना, एक शीरी तो सबसे कॉमन है, आम, पीपल, अमरूद, बहुत से पौधों में। अभिसारी, बहुशीरी लेकिन अभिसारी, कन्वर्जेंट, जो इकट्ठी हो रही है बेर में, आलू बुखारा में। अपसारी जो बिखर रही है, दूर दूर जा रही है, अलग अलग शीर्ष में, कपास और अरंडी के अंदर, ठीक है। ठीक इसी तरह से, ये तो था जालिकाव्रत का। ठीक इसी तरह से अब समानांतर शिरा विन्यास में भी सेम यही है। समानांतर शिरा विन्यास भी दो तरह का होगा। अगर यूनिकोस्टेट, जैसे कि एक शीरी, केले की पत्ती, अदरक, और इनमें केले की पत्ती मैंने अभी आपको बताई भी थी,
कि इस तरह से ये एक बड़ी सी पत्ती होती है और इसमें एक ही मध्य शिरा होती है, ठीक है। और अगर ये बहुशिरी है, मतलब एक से ज़्यादा मध्य शिरा, तो यहाँ पर भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों होंगी। कन्वर्जेंट के अंदर जैसे गेहूं, गन्ना, जिसके अंदर पत्तियां सारी घास, जिसको मैंने कहा था, ये एक ही शीर्ष में जाके समाप्त हो रही है। और नारियल और खजूर की पत्तियां अगर आप देखो, नारियल, खजूर, ये भी सब एक बीज पत्री है, मोनोकोट है। इनमें आप देखो पत्तियां ऐसे फैली हुई रहती हैं। इनमें आप देखो ये डायग्राम इनके दिख जाएंगे। अब ये पैरेलल यूनिकोस्टेट, इसमें देखो ये एक ही मध्य शिरा दिख रही है ऐसे, ये केले की पत्ती। अब ये देखो, ये है आपके ताड़ की, खजूर की पत्तियां, जिनमें आप देखो हर मध्य शिरा अलग अलग शीर्ष में जा रही, बिखर रही है ऐसे। और ये घास की पत्ती है, जिनके अंदर सारी मध्य शिरा एक ही शीर्ष में जाके इकट्ठी हो रही, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक है। तो दो तरह का शिरा विन्यास हुआ, जालिकाव्रत शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। जालिकाव्रत डाइकोट में, समानांतर मोनोकोट में। कुछ अपवाद दोनों के हैं, वो मैंने अलग बता दिए। अब ये शिरा विन्यास में भी आगे प्रकार हैं। जालिकाव्रत शिरा विन्यास मुख्य शिराओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार का हो गया, एक शिरीय, बहुशिरीय, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, ठीक है। फिर मल्टीकोस्टेट के अंदर भी शिराएं अगर एक ही शीर्ष में खत्म हो रही हैं तो कन्वर्जेंट, ठीक है। एक से ज्यादा शीर्ष में खत्म हो रही है डाइवर्जेंट। ऐसे समानांतर भी दो प्रकार का हो गया, एक शिरी, बहुशिरी, बहुशिरी में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, सेम पैटर्न है। और आपको इनके सबके एक एक दो दो उदाहरण ध्यान रखने। तो ये तो हमने पर्ण फलक में शिरा विन्यास की बात करी और शिरा विन्यास के विभिन्न प्रकार। अब आते हैं पत्तियों के प्रकार पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीफ, पत्तियों के प्रकार। अलग अलग पौधों में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पत्तियों में भी विभिन्न प्रकार मिलते हैं, ठीक है। अब आपको कोई चीज़, अगर पत्ती, एक वास्तविक पत्ती पहचाननी हो तो सीधा सा है, तने की शाखा से, तने से एक पहले आधार से एक पर्णवृंत निकल रहा है, पर्णवृंत के आधार पर एक कलिका भी रहेगी और फिर एक पर्णफलक है। पत्तियां जो है फलक की संरचना के आधार पर दो प्रकार की हों। पर्णफलक की संरचना के आधार पर हम देखते हैं कि कई बार फलक जो होता है एक ही बड़ा सा होता है और कई बार कटा फटा होता है। उसी आधार पर प्रकार बनेंगे, सिंपल लीफ, सरल पर्ण, और संयुक्त पर्ण, कंपाउंड लीफ। सरल और संयुक्त दो प्रकार। पहले सरल की बात करते हैं। तो सरल पर्ण जो अभी तक हम पढ़ाते आ रहे हैं वो सरल पर्ण, ये डायग्राम देखो मैं बार बार बना रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये वाला, ठीक है। तो एक पर्ण जिसका फलक पूर्ण हो, ये जैसे ये बनी हुई है। अब आप देखो इसके अंदर इसका पर्ण फलक अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा है ऐसे, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत कटा हुआ भी है तो चलेगा, लेकिन वो कटाव मध्य शिरा या पर्णवृंत तक ना पहुंचे। जैसे कई बार पत्तियां आप देखोगे ऐसे बनती है, ये यूं। अब इसके अंदर मध्य शिरा कहां है? ये यहां है मध्य शिरा। अभी भी ये क्या है? सरल पर्ण है। अगर पत्तियों का फलक कटा हुआ भी है तो कटाव जो है मध्य शिरा तक ना पहुंचे। कभी कभी पत्तियां इस तरह की भी होती हैं, जो मैंने अभी डाइवर्जेंट बताई थी ना आपको, ऐसी देख लो। तो इसके अंदर भी आप देखो ये सारी मध्य शिराएं हैं और फिर ये पर्णवृंत आ गया। तो ये कटाव जो है, अब इसके कटाव आप देखो पत्तियां कट रही हैं, लेकिन कटाव जो है वो बिल्कुल ये सारे के सारे कटाव हैं। ये अब इसके पर्णवृंत तक नहीं आए और इधर भी इसके कटाव मध्य शिरा तक नहीं आए हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसी समस्त पत्तियां जिनका या तो फलक पूर्ण हो, अगर थोड़ा कटा हुआ भी है तो मध्य शिरा या पूर्ण वृत्त तक कटा हुआ ना हो, तो ऐसी पत्तियां सरल पर्ण कहलाती। आम की पत्ती, गुड़हल की पत्ती, बरगद की पत्ती सामान्य रूप से सरल पर्ण है, ठीक है। और अगर ये कटाव बढ़ते बढ़ते मध्य शिरा तक आ गए तो मध्य शिरा तक कटाव आने के बाद पत्तियां कई छोटे छोटे पत्रकों में विभक्त हो जाएगी और अब उसको हम कहेंगे संयुक्त पर्ण। संयुक्त पर्ण जो दूसरा प्रकार है उसमें यही है कि जब पर्ण का फलक मध्य शिरा तक या पर्णवृंत तक कटा हुआ हो तो पर्ण कई भागों में बंट जाती हैं और प्रत्येक भाग को पत्रक, लीफलेट कहते हैं और ऐसी पत्तियां संयुक्त पत्तियां होती हैं। कहा जाता है कि संयुक्त पत्तियां सरल पत्तियों से ही विकसित हुई हैं विकास के क्रम में, ठीक है। अब जैसे मैं अगर एक सरल पर्ण बनाऊं, मान लीजिए ये एक सरल पत्ती है ऐसी और ये मध्य शिरा है, ठीक है। अब ये कटाव अगर बढ़ता 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 बिल्कुल मध्य शिरा को छू जाए तो पर्ण फलक कई भागों में बढ़ जाता। अब ये मध्य शिरा यहां आ गई और यहां से आपको ऐसे छोटे छोटे ये पत्रक दिखेंगे,
ठीक है, ये हो गई। अब इनके अंदर भी शिराएं हैं, वो पार्श्व शिराएं होंगी, ये थी ना यहाँ पर पार्श्व शिराएं, वही पार्श्व शिराएं आ गई ऐसी। तो ये तो सरल पर्ण है, ये क्या हो गई, संयुक्त। सरल और ये हो जाएगी संयुक्त। अब आप देखो कभी कभी सरल पर्ण इस तरह की होती है, मैंने आपको बताया था ना, कुछ पत्तियां इस प्रकार की भी हो सकती हैं, और ये मध्य शिराएं, ठीक है। इनके कटाव अगर बढ़ते जाएं और पर्णवृंत तक आ जाएं, तो जैसे ये पर्णवृंत था इसका यहाँ, अब ये पर्णवृंत से अगर आ गए तो ये पर्णवृंत, और इससे फिर ऐसी ऐसी इस प्रकार की पत्ती बन जाएगी। और इनमें सब में ये पार्श्व शिराएं चली गई, मुख्य शिराएं, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो ये फिर सरल पर्ण है और ये संयुक्त है। मेरा कहने का मतलब है सरल पर्ण के कटाव जब मध्य शिरा या पर्णवृंत तक पहुंच जाएं और पत्तियां कई छोटे छोटे पत्रकों में विभाजित हो जाए तो इसे संयुक्त पर्ण कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए दो तरह की चीज मैंने जानबूझ के बनाई है। ये जो सरल पर्ण है हमारी पहली वाली, इसमें जो है मध्य शिरा की तरफ जा रहा है और ये पर्ण फलक ऐसे बने। ये जो प्रकार है संयुक्त पर्ण, अब दो प्रकार की होगी। अगर संयुक्त पर्ण ऐसी सरल पर्ण से विकसित हुई है जिसमें एक मध्य शिरा थी, ये देखो ये एक मध्य शिरा थी, ये वाली पहले वाली, तो ये एक मध्य शिरा यहां आ गई और उस एक मध्य शिरा के दोनों तरफ पर्ण फलक जमा हो गए, तो इसे कहेंगे पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। ये वाली जो है ना ये पिच्छाकार है, ठीक है, एक ही मध्य शिरा है और उसी के दोनों तरफ ये पत्तियां हैं। दूसरी अगर कई मध्य शिराएं हैं जो अलग अलग शीर्ष में जा रही हैं, उनसे जब ये बनी तो ये क्या है, हस्ताकार। दूसरी होती है पामेट्लिकम, पाम का मतलब है हथेली, जैसे हमारी हथेली और इससे ये उंगलियां निकल रही हैं, तो ऐसे ये वाली जो बनी ये हस्ताकार बनेगी। ये देखो ये संयुक्त पर्ण हस्ताकार है और ये पिच्छाकार हो गई। दो प्रकार के संयुक्त पर्ण हैं। संयुक्त पर्ण में अगर एक मध्य शिरा है तो पिच्छाकार रहेगी, एक से अधिक है तो वह हस्ताकार बनती है, तो कटी हुई रहती हैं, पर्ण फलक बन जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए कटाव जो है कितनी बार हुआ। अभी मैंने देखो इस वाले में एक बार ही तो कटा है, एक बार काट के पर्ण फलक बना दिए। कुछ पौधों में एक से ज्यादा बार भी कटते हैं। अब इसीलिए इनमें आगे और प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले मैं पिच्छाकार संयुक्त पर्ण की बात करता हूं। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पिच्छाकार। इस प्रकार की संयुक्त पर्ण में मध्य शिरा पिच्छाक्ष कहलाती, रैचिस। इसमें जो मध्य शिरा होती है वो रैचिस कहलाती है। ये एक मध्य शिरा रहती है इसके अंदर और रेचिस के दोनों ओर पार्श्व में पत्रक लगे हुए रहते हैं। ये इस तरह से इसमें पत्रक लगे हुए हैं, ऐसे, समझ गए, ठीक है। अब पिच्छाकार संयुक्त पर्ण के भी आगे प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक पिच्छाकार संयुक्त पर्ण यूनिपिन्नेट। यूनि का मतलब है एक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पर्ण में भेदन केवल एक बार हुआ। अब देखो ये यहां भेदन हुआ है और ये मध्य शिरा तक चले गए, ये सारा, तो ये भेदन एक बार हुआ है। और ये जो मध्य शिरा है ये यहां पर क्या कहलाती है, रेचिस पिच्छाक्ष, ठीक है, RACHIS, रेचिस, ठीक है। और ये दोनों तरफ पत्रक लगे हैं। जब एक ही बार कटे तो यूनिपिन्नेट, लेकिन इसमें दो प्रकार है कि या तो ये सम संख्या में, जैसे ये दो 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 लग रहे हैं, तो इसमें तो क्या है, सम संख्या है। और एक ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यहाँ पर पत्ती, यहाँ पत्ती, एक पत्ती यहाँ भी हो जाए, एक पत्रक, सॉरी ये पत्रक है। पत्रकों की संख्या सम भी हो सकती है और इस तरह से विषम भी हो सकती है। दोनों में एक ही बार कटा है। अगर सम संख्या है तो ध्यान रखना, अगर पत्रकों की संख्या सम है तो उसे सम पिच्छकी कहते हैं, पेरीपिन्नेट कहते हैं अंग्रेजी में। उदाहरण के लिए केसिया फिस्टुला, अमलतास जिसको कहते हैं पौधा, सस्बेनिया। और अगर विषम संख्या है तो फिर ये विषम पिच्छकी कहलाएगी नीम में और गुलाब में। नीम और गुलाब में, अब देखो विषम को कैसे पहचानेंगे, ये एक अलग से पत्रक रहेगा यहाँ अलग से, ये एक है मतलब विषम संख्या हो गई। और ये दो दो के जोड़े में तो सम संख्या रहेगी।
तो एक बार अगर कटाव हो रहा है एक पिच्छ की, सम संख्या है तो ये आ जाएगी सम पिच्छ की, जैसे कि केशिया फिस्टुला अमलतास में, और विषम संख्या है तो विषम पिच्छ की नीम के अंदर सबसे बढ़िया मिल जाती है। ठीक है, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण का पहला प्रकार है एक पिच्छ की, और देखते हैं। फिर है द्विपिच्छ की। ठीक है, द्विपिच्छ की के अंदर दो बार पिच्छाकृत होती हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एक आपका मुख्य मिडरिप, अब इसके अंदर फिर यहां पर एक पत्रक आता है, एक पत्रक की जगह यहां पर ये पत्रक फिर से एक बार और कट गया, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर कटाव दो बार हो जाए, पहला पत्रक जो बना और उस पत्रक के अंदर भी और कटाव हो जाए, तो ये ऐसे बनेगा। ये पहले यूं समझिए ये एक ही पत्रक था, इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये पूरा एक ही पत्रक था। जैसे अभी जो हमने पिछला लिया ना, ये एक पत्रक, अब ये वाला एक पत्रक भी अगर ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाए तो फिर कई छोटे छोटे और पत्रक बन जाएंगे। ये तो ये दो बार कट गए, एक बार तो यूं कटा और एक बार फिर यूं कटा, तो ये द्विपिच्छ की मिलती अकेशिया में, बबूल में, गुलमोहर में, छुई मुई में, इनमें मिलती है। फिर त्रिपिच्छ की तीन बार कट जाए, तीन बार कैसे कटेगी देखो, अब इसको बनाते हैं अपन। तीन बार कैसे कटेगी, तो ये मुख्य शिरा, फिर ये पत्रक की शिरा है, फिर इनमें और ऐसे कट गया ये, तो अब ये ऐसे रहेंगी। ऐसे, अब मतलब ये जो एक छोटा सा पत्रक था ये फिर डिवाइड हो गया, और ये इस तरह से इसके अंदर और छोटे छोटे पत्रक बन गए। ऐसे तीन बार कटाव हो गया, त्रिपिच्छाकार। और ये बहुत कम मिलती है, ये मोरिंगा पौधे के अंदर देखी गई है। एक बार कटाव एक पिच्छ की यूनिपिन्नेट, दो बार कटाव द्विपिच्छ की बाइपिन्नेट, तीन बार कटाव त्रिपिच्छ की। द्विपिच्छ की भी बहुत मिलती है, बबूल के अंदर आप देखो, गुलमोहर के अंदर देखो, छोईमुई के अंदर, इनमें सब में द्विपिच्छ की होती है। ठीक है, एक पिच्छ की में सम विषम भी हो सकता है। अगर अब तीन से भी ज्यादा कटाव हो जाए तो बनाना हालांकि मुश्किल है, और उसको फिर बहुपिच्छ की कहते हैं, डी कंपाउंड। तीन से भी अधिक बार कटी फटी हो जाए, कटाव हो जाए। गाजर की पत्तियों में, धनिये में, धनिया तो कम से कम घरों में देखते हैं, धनिया की पत्ती को ध्यान से देखना, जाने कितनी बार कट चुकी है, तो उसमें तो कई बार, तीन से भी ज्यादा बार कटाव हो जाता है। तो ये सब पिच्छाकार पत्तियां हैं, एक कटाव, दो कटाव, तीन से भी ज्यादा कटाव, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट एवं डी कंपाउंड। इनका थोड़ा डायग्राम आप किताब वाले डायग्राम भी देखते हैं। ये देखिए, ये जो है यूनिपिन्नेट, पेरीपिन्नेट, मतलब ये देखिए एक बार कटाव है, और ये समपिच्छ की है। ये यूनिपिन्नेट, इम्पेरीपिन्नेट मतलब विषम पिच्छ की है। अब इसमें देखो ये एक विषम संख्या आ गई ना यहाँ पर, इनमें देखो एक ही बार कटाव है। अब ये द्विपिच्छ की बाइपिन्नेट है। अब इसमें देखो ये मुख्य शिरा है अपनी रैचिस, फिर इसमें ये एक और शिरा, ये पत्रक जो था, मतलब ये और कट गया यूं मान लो आप, तो ये छोटे छोटे पत्रक बन गए। फिर इन पत्रकों में और कटाव हो गए। ये ट्राइपिन्नेट देखिए, ये एक मुख्य रेचिस, फिर ये एक और, फिर इसके ऊपर एक और फिर ये छोटे छोटे पत्रक लगे ट्राइपिन्नेट। और तीन से भी ज्यादा है तो डी कंपाउंड, जैसे धनिये की पत्ती होती है। तो ये पिच्छाकार पत्तियां हैं, और कितनी बार कटाव हुआ उसके आधार पर ये एक पिच्छ की, द्विपिच्छ की, त्रिपिच्छ की और बहुपिच्छ की हो सकती है। ये पहला प्रकार हुआ पिच्छाकार, जिसमें एक मध्य शिरा है और मध्य शिरा के पार्श्व दोनों तरफ ये पत्रक लगे होते हैं। अब कटाव एक या एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और दूसरा प्रकार था हस्ताकार। इसमें क्या मध्य शिराएं एक से ज्यादा हैं और सारे कटाव पर्णव्रंथ पर आ जाते हैं। तो पर्णव्रंथ से ही आपको सारे पत्रक लगे हुए दिखेंगे। जैसे देखो ये पर्णव्रंथ है, दिख रहा है यहाँ, और अब देखो यहाँ एक मध्य शिरा थी, एक इसमें थी, एक इसमें थी। ये सारे के सारे कटाव मध्य शिरा से होते हुए कहाँ चले गए, पर्णव्रंथ तक, तो बहुत सारे पत्रक बन गए। इस प्रकार की पत्ती में फलक का कटान फलक कोर लीफ मार्जिन से पर्णव्रंथ, मतलब मार्जिन से पर्णव्रंथ की ओर होता है, और सभी पत्रक पर्णव्रंथ से शीर्ष पर। अब पर्णव्रंथ का शीर्ष यहाँ है, पर्णव्रंथ से जुड़े हुए रहते हैं, हाथ की तरह दिखेंगे, हथेली की तरह दिखेंगे, जहाँ सारी उंगलियां लगी हुई हैं, उंगलियों में ये पत्रक हो गए। ठीक है, सिल्क कॉटन, ट्राइफोलियम, ऑक्जेलिस जैसे पौधों में हस्ताकार संयुक्त पर्ण मिलती हैं। ठीक है, जैसे मैंने जाली कवर शिरा विन्यास में कहा था ना कि एक होती है मध्य शिरा तो यूनिकोस्टेट एक शिरीय, और बहुशिरी भी होती है। ठीक है, बहुशिरी के कटान जब वो फैलने वाली डाइवर्जेंट बहुशिरी है, उनके कटान जब
पीटियोल तक आ गए तो ये पत्रक बन गई, ये बन गई हस्ताकार संयुक्त पर्ण। ठीक है, तो कटाव के आधार पर और एक मध्य शिरा है या एक से ज्यादा मध्य शिरा है, उसके आधार पर पत्तियों के दो प्रकार हो गए, संयुक्त पत्तियों के दो प्रकार हो गए, पिच्छाकार और हस्ताकार। ठीक है, तो पत्तियां दो प्रकार की हुई, पहले तो सरल पर्ण, संयुक्त पर्ण। संयुक्त पर्ण में दो प्रकार हैं, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, हस्ताकार संयुक्त पर्ण। ठीक है, ढंग से इसका चार्ट बना के इसके उदाहरण लिख करके 2-4 बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करोगे तब याद होगी। ठीक है, और ये सारी पत्तियां आपको अपने आसपास के पौधों में मिल जाएंगी। थोड़ा सा जब आप निकले बाहर, गार्डन में जा रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, पत्तियों को पहचाने। बबूल का आसपास मिल जाएगा, गुलमोहर मिल जाता है, आम मिल जाते हैं, नीम मिल जाता है, इनकी पत्तियों को देखे जरा। ठीक है, अब कई बार प्रश्न यह करते हैं बच्चे कि भाई इन पत्रक को हम पत्रक क्यों कह रहे हैं, इनको हमने पत्ती क्यों नहीं कह दिया। अब जैसे ये एक छोटा सा पत्रक है, ये एक पत्रक है, ये पत्रक ही है, पत्ती नहीं है। पत्ती तो यहाँ है, ये देखिए। पत्ती को कैसे पहचानेंगे, जो पूर्ण पत्ती होती है ना उसके आधार पर कलिका होती है, तो इसके कलिका यहां होगी आधार पर, इस जगह, ये यहां पर है ना, ये यहां होगी और नहीं। ये पत्रकों के आधार पर कक्षस्थ कलिकाएं नहीं है, तो पत्रक को पत्ती नहीं कहेंगे, ये पर्ण नहीं है, पत्रक है। और पर्ण तो पूरी है, जहां आधार पर है, तो ये पूरा का पूरा एक पत्ती था जो कट के ऐसा बना है। ठीक है, पत्रकों के आधार पर कलिकाएं नहीं होती, वो पत्ती के आधार पर ही होती है। ठीक है, तो ये प्रकार हो गए। आगे चलते हैं एक और चीज पर, पर्ण विन्यास पर चलते हैं। पौधों पर पत्तियों की जमावट कैसे होती है। पत्तियों की जमावट भी हमें अलग अलग प्रकार की मिलती है। स्तंभ या स्तंभ शाखा पर पर्ण की व्यवस्था पर्ण विन्यास कहलाती है। शिरा विन्यास अलग चीज है, शिराओं की व्यवस्था है। अब पौधे पर पत्तियां किस तरह से व्यवस्थित हैं उसे हम पर्ण विन्यास कहते हैं। और पर्ण विन्यास में मुख्य रूप से दो प्रकार, बल्कि 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं इसके। ये 3 प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले तो एकांतर या सर्पिल, जिसको हम अल्टरनेट या स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये मान लो तना है, अब इससे जब पत्तियां निकल रही हैं तो एकांतर, एक पर्व संधि से एक ही पत्ती निकलेगी। पर्व संधि से नोड से निकलती है, प्रत्येक पर्व संधि से एकल पर्ण निकले। ठीक है, एक इस दिशा में तो अगले से फिर ये विपरीत दिशा में, ये यहां, फिर ये यहां, फिर ये इधर, ऐसे। तो ये होती है अल्टरनेट एकांतर। कुछ पौधों में तो ये ऐसे बिल्कुल अपोजिट चलती है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। कई में आपको ये घुमावदार दिखेगी, लेकिन एक पर्व से एक ही पत्ती निकलेगी। सरसों में, गुड़हल में, सूरजमुखी में, इनमें सब में यही मिलेगी। ठीक है, दूसरी होती है सम्मुख, अपोजिट, इसको विपरीत भी कहते हैं। विपरीत प्रकार की भी बोला जा सकता है इसे। इसमें पर्व संधि से पर्ण युग्मों में पाई जाती है, 2 निकलती है एक साथ। जैसे मैं अगर यहां बनाता हूं तो ये तना हो गया। अब एक नोड से 2 पत्ती विपरीत, एक इधर तो दूसरी इधर, फिर एक इधर तो दूसरी फिर इस तरफ, ये ऐसे चलेगी। तो ये विपरीत पर्ण है। तो एक ही पर्व संधि से 2-2 पत्तियां अपोजिट निकलेंगी और अल्टरनेट निकलेंगी एक एक करके। अच्छा, जो अपोजिट होती हैं उनमें 2 प्रकार हैं। देखिए, आपको ये चीज बहुत अच्छे से नजर भी आएगी पौधों के अंदर। अपोजिट जो होती हैं, देखिए एकांतर पर्ण, तो ये गुड़हल का उदाहरण नीचे डायग्राम में दिख रहा है। देखो, एक पत्ती यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से। अब देखिए, जो विपरीत होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। विपरीत जो होती है उनमें क्या होता है कि जैसे 2 पत्तियां मैं वापस अगर बनाना चाहूं यहां पर, तो इस तरह से देखिए, एक पर्व की ये 2 पत्तियां हैं, इसके ऊपर वाली भी बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ही है, एक के ऊपर एक आच्छादित हो सकती हैं ऐसे। या फिर क्या हो सकता है कि ये ऐसे हो सकती है कि जैसे मान लो एक जोड़ा जो है वो तो यहां पर, ठीक है, एक जोड़ा है ये यहां है, दूसरा इससे बिल्कुल समकोण होता है ऐसे, तीसरा फिर इधर ऐसे। मतलब यहां क्या हो रहा है, देखो, अगर पत्तियां एक पर्व संधि से ऊपर की, उसके ऊपर की, ये सारी एक के ऊपर एक ढकी हुई होती है, सारी एक ही तल में है। और या फिर ये हो सकता है कि ये एक के ऊपर एक समकोण हो, 2 यूं हैं तो 2 इसके ऊपर है, ऐसे समकोण में हो। तो क्रॉसित, इसको क्रॉसित किसको कहेंगे, जब समकोण में हो, जो ऊपरी और निचले युग्मों की पत्तियां समकोण में हो, कि एक पर्व में जो पत्तियां मान लो यूं लग रही है तो उसके ऊपर वाली जो होगी वो उसके समकोण में लगेगी। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण ये आंकड़े में होता है कैलोट्रोपिस में।
और अध्यारोपित होती है सुपरपोज। दो प्रकार की हो सकती है, क्रॉसित, ये क्रॉसित है, ठीक है, ये तो हो गई क्रॉसित, और ये अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित में एक के ऊपर एक होती है पत्तियां, अध्यारोपित, ठीक है। इसमें पर्वसंधि पर एक के ऊपर एक नीचे की तरफ एक ही तल में लगे रहते हैं, जैसे कि सीडियम गुआवा अमरूद में मिल जाती है। अमरूद का तो डायग्राम भी दे रखा, देखो ये एक पत्ती इधर एक इधर, ये एक के ऊपर एक जमी हुई है, ठीक है। और कैलोट्रोपिस आंकड़े का पौधा आपको आसपास कहीं भी मिल जाए तो आप देखिएगा वहां पर हर पर्वसंधि से दो पत्तियां निकल रही हैं, लेकिन दो पत्तियां और उसके ऊपर की दो पत्तियां एक दूसरे से समकोण 90 डिग्री पर रहती हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की पर्णविन्यास हो गया। पहला तो हो गया एकांतर, जिसमें तो एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है। फिर हो गया विपरीत, जिसमें दो पत्तियां निकलती है, लेकिन दोनों अपने ऊपर नीचे वालों से समान तल में हो सकती हैं या समकोण हो सकती हैं। तो ये क्रॉसित और अध्यारोपित दो तरह के हो सकते हैं। और अगर अब दो से ज्यादा पत्तियां निकलती हैं तो वो है चक्रिक। जब आप एक ही पर्वसंधि से दो से अधिक पत्तियां निकलेंगी, जैसे कि एल्स्टोनिया में होता है, ये पौधा है, ये तना है मान लीजिए, अब ये पर्वसंधि है, तो यहाँ से एक पत्ती, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बहुत सारी पत्तियाँ, तो बिल्कुल एक चक्र बन जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखा भी रखा है ये एल्स्टोनिया का उदाहरण, और एक साथ आपको कई सारी पत्तियाँ दिखेगी, ये एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो तीन तरह के अरेंजमेंट हो गए। एकांतर अरेंजमेंट, मतलब एक पर्वसंधि से एक पत्ती और वो भी एकांतर चलती है। फिर विपरीत या सम्मुख, जिसमें एक पर्वसंधि से दो पत्तियां और दोनों एक दूसरे के विपरीत और ऊपर नीचे के हिसाब से देखेंगे तो वो क्रॉसित या अध्यारोपित हो सकती है। और तीसरा है एक पर्वसंधि से दो से ज्यादा पत्तियां जो एक चक्र में जमी हुई होती हैं, चक्रिक हो जाएंगी, ठीक है। इनका उदाहरण भी ध्यान रखने। तो पत्तियों का तने पर जो व्यवस्था है वो अरेंजमेंट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं पत्तियों के अंतिम भाग पर, पत्तियों का रूपांतरण। जैसे हमने तने और जड़ का रूपांतरण पढ़ा, पत्तियों का भी रूपांतरण लेते हैं, ठीक है। पत्तियों के रूपांतरण में बड़ा छोटी छोटी चीजें हैं। कई पौधों में हम देखते हैं पत्तियां धागे जैसे प्रतान में बदल जाती हैं। पर्ण प्रतान सबसे पहला ये। इसमें क्या लीफ, इसमें पूरी पत्ती जो है पतले धागे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, इसे लीफ टेंड्रिल कहते हैं। जैसे एक जंगली मटर होता है, लेथायरस अपेका कहते हैं इसको, इसके अंदर पूरी पत्ती ही धागे जैसी प्रतान। और प्रतान मैंने आपको क्या बताया था, देखो प्रतान तने से भी बनते हैं, तने की कलिका से भी प्रतान बनता है, वो अलग है, वो स्टेम टेंड्रिल है। और ये पत्तियां हैं जो प्रतान में बदल, धागे जैसी ये संरचना हमेशा पौधों को कहीं आसपास चढ़ने में, सहारे में मदद करती हैं। कुछ पौधों में कुछ पत्तियां प्रतान में बदल जाती हैं। अब कुछ पौधों में पत्तियां नहीं, पत्रक बदलते हैं। अब जिसमें मान लो पिच्छाकार पत्तियां हैं तो उसमें पत्रक प्रतान में बदलेगा। लीफलेट पत्रक प्रतान भी दूसरा प्रकार। पर्ण के पत्रक जो है धागे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते। जो हमारा खाने वाला मटर है, जिसको हम पाइजम सटाइवम गार्डन मटर कहते हैं, ये जो बाजार हम सब्जी जो खाते हैं मटर की, वो यही है, ठीक है। ऐसे लेथारिस ओडोरेटस है, मीठी मटर होता है। इस मटर में पत्रक जो है प्रतान में बदलता है, क्योंकि यहाँ पर पिच्छाकार पत्तियां हैं। और जो लेथारिस अपेका जो जंगली मटर है, उसके अंदर पूरी पत्ती ही प्रतान में बदल जाती है। तो पत्तियों से प्रतान बनते हैं, पूरी पत्ती से बन सकते हैं या पत्रकों से बन सकते हैं। ये हो गया एक प्रतान। दूसरा है पर्णशूल। कुछ पौधों में पत्तियां शूल में बदल जाती हैं, अत्यंत संकुचित होकर कांटे बन जाते हैं। आमतौर पर यह मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों में होता है। वहां पत्तियां जो है बहुत छोटी हो जाती हैं, पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र से पानी बहुत निकलता है, वाष्पोत्सर्जन। और जो मरुस्थलीय पौधे हैं वो पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को शूल में बदल देते हैं ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन रोका जा सके। तो यहाँ पत्तियां या पर्णक जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है, नागफनी, कैक्टस, ओपोन्शिया, इनमें। अब बात आती है कि फिर जब इनकी पत्तियां कांटों में बदल गई तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा। तो याद करो कैक्टस और नागफनी में तने में क्या बताया था कि वहां पत्तियां तो शूल में बदल जाएंगी और तना जो है, तने की पर्व जो है वो चपटे होकर पत्तियों जैसे हो जाते हैं। वहां पर पत्ती का प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेगा, तना करेगा। और पत्तियां शूल में, उद्देश्य क्या है, पत्तियों को इसलिए शूल में बदला क्योंकि वहां रंध्र है, पानी निकलेगा तो वो रोकने के लिए, जल बचाने के लिए होता है। तो पत्तियां शूल में बदल जाती हैं। कुछ और रूपांतरण हम देखें लीफ के, तो अगला रूपांतरण आता है पर्णघट या लीफ पीचर। ये मैंने आपको भी शुरू में भी ये नाम बताया था, निपेंथिस। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं पूरी एक बड़ी विशेष संरचना में रूपांतरित हो जाती है, घड़े जैसी संरचना। पीचर, पीचर का मतलब घड़ा होता है। ये जो निपेंथिस पौधा है ये कीट भक्षी पौधा होता है। इसके बारे में थोड़ा सा
ये अतिरिक्त रूप से भी ध्यान रखिए, कीटभक्षी पौधे हैं, कई सारे हैं, जिसमें से एक है निपेंथिस। ये नॉर्मली उस जगहों पर उगते हैं जहाँ पर मृदा में नाइट्रोजन बहुत कम होता है। तो ये पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीड़ों को पकड़ के और उनका पाचन करके उनके शरीर में से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और कीड़ों को पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। उनमें से ये एक संरचना होती है कीटभक्षी पौधे में, उसमें पत्ती जो होती है इसकी इस तरह से एक घड़े जैसी संरचना में बदल जाती है और इसके बाद इसमें एक लंबा सा प्रतान होता है। और यही मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका प्रतान है, ये प्रतान पर्णवृंत से बनता है। मैंने कहा था ना पर्णवृंत पढ़ाते समय भी कि पर्णवृंत कभी कभी प्रतान में बदल जाता है, तो ये प्रतान तो पर्णवृंत का। उसके बाद पर्णफलक जो है वो एक घड़े जैसी संरचना में हो जाती है, इसमें एक इस तरह का ढक्कन भी लगा देता है। अब इस घड़े के अंदर श्लेष्मा जैसा पाचक एंजाइम का द्रव रहता है। अब कीट जैसे इसके अंदर गिरता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और कीट का अंदर पाचन हो जाता है और अवशोषण हो जाता है नाइट्रोजन का। तो कीटभक्षी पौधा निपेंथिस अपनी पत्ती का रूपांतरण करके घड़े जैसी संरचना बनाती कीड़ों को पकड़ने के लिए। तो ये लीफ पीचर भी पत्ती का रूपांतरण हो गया, समझ गए। ठीक इसी तरह से पर्णथैली लीफ ब्लैडर, ये भी एक और कीटभक्षी पौधा है जिसको हम यूट्रिकुलेरिया कहते हैं, ब्लैडर वर्ट। इसके अंदर पत्तियां एक थैली जैसी संरचना बनाती है। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देखो इस तरह का एक थैले जैसा यहां पर भी संरचना बनती है और इस थैले की जो ये ऊपर गर्दन होती है इसमें इस तरह के अंदर की ओर झुके हुए ये शूल जैसी संरचना रहती है और इस घड़े के अंदर पाचक एंजाइम रहते हैं। अब कीट इसमें से गिरता है तो क्योंकि इसके अंदर की ओर झुके हुए कांटे जैसी संरचना है तो कीट अंदर चला तो जाता है, निकल नहीं पाता है और जैसे ही कीट इसके अंदर गिर गया इसका पाचन हो जाता है और अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ पर तो पत्ती घड़े में बदली और यहाँ पत्ती जो है थैली नुमा संरचना में बदली जिससे कि वो कीट को पकड़ सके। तो पर्णघट और पर्णथैली ये दोनों जो हैं कीटभक्षी पौधे हैं, निपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया के अंदर मिलने वाले बड़ा विशेष पत्तियों का रूपांतरण है। ठीक है, पत्तियों के रूपांतरण में अगर हम और आगे देखें तो एक और आता है पर्णाभवृंत फिल्लोड। पर्णाभवृंत फिल्लोड होता है। इसके अंदर क्या होता है, पर्णफलक जो है अल्पजीवी होता है। इसमें जो पत्तियों का मुख्य फलक है वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए जीता, मतलब वो जल्दी ही गिर जाता है। और जो पीटियोल होता है पर्णवृंत वो चपटा होकर के पत्ती के समान हो जाता है। ठीक है, इसमें पर्णवृंत जो है वो तो पत्ती जैसा हो जाता है और पत्ती जो है बहुत छोटी सी रह जाती है और जो गिर जाती है बाद में। ठीक है, तो ये इस तरह से पर्णवृंत फैलकर पत्ती जैसा हो जाता है। इसको और अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये पर्णवृंत है और फिर पत्तियां इस तरह से छोटी छोटी लगती हैं जो बाद में गिर जाती हैं और ये होता है पीटियोल पर्णवृंत। तो जब पीटियोल चपटा होकर पत्ती जैसा हो जाए और पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण का काम करने लग जाए, मुख्य पत्ती का जो पर्णफलक है वो जल्दी गिर जाता है। तो जब पर्णवृंत पत्ती जैसा हो जाता है और सारा काम पत्ती का वही करता है तो इसे हम पर्णाभवृंत या फिल्लोड कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन बबूल में मिलता है, ये भी मरुस्थलीय पौधों में मिलता है। पत्तियां इसलिए गिराई जा रही हैं क्योंकि पत्तियों में रंध्र है, वहां से जल वाष्प का नुकसान होगा तो पत्तियां गिरा दी जाती हैं। जैसे कैक्टस नागफनी में तो क्या हुआ था कि तने के पर्व चपटे होकर के पत्तियों का काम करने लग गए। ठीक है, यहाँ पर तना नहीं बल्कि पर्णवृंत चपटा होकर पत्तियों का काम करने लग गया, इसलिए इसका नाम फिल्लोड है। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए, 3 मिलते जुलते शब्द हो गए। एक तो क्या हो गया फिल्लोक्लेड, फिर एक है क्लेडोड, ठीक है, और तीसरा ये हो गया फिल्लोड। ठीक है, तीसरा हो जाएगा ये फिल्लोड। अब फिल्लोक्लेड जो है ये पूरा का पूरा तना, सारी पर्व संधियां जो है पूरा तना पर्ण जैसा चपटा हो जाता है। तो ये बड़े मिलते जुलते शब्द हैं, ध्यान रखना। पर्ण जैसा चपटा जैसे कि नागफनी और कैक्टस में मिलता है। ठीक है, पूरा तना पर्ण जैसा। क्लेडोड में क्या होता है, अंतिम तने का जो है अंतिम 1 या 2 पर्व, अंतिम जो है 1 या 2 पर्व जो है वो तने पत्ती जैसे हो जाते हैं। और फिल्लोड जो है ये पर्णवृंत पर्ण के समान हो जाता है।
तो तीनों शब्द आपको ध्यान रखने, फिल्लोड, क्लेडोड एंड फिल्लोड। फिल्लोक्लेड, क्लेडोड एंड फिल्लोड। फिल्लोक्लेड तने का रूपांतरण और फिल्लोड पर्णवृंत का, पत्ती का रूपांतरण है, और क्लेडोड में एक दो पर्व ही पत्तियों जैसे होते हैं। ये तीनों चीज ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलियन बबूल में मिलता है जहां पर्णवृंत पत्तियों जैसा हो जाता है, ठीक है। और अंत में एक और रूपांतरण है मासल पर्ण। इसमें पत्तियां बहुत मासल हो जाती हैं और इसमें भोजन संग्रहण होता है। जैसे प्याज और लहसुन की जो पत्तियां होती हैं बहुत मोटी मोटी होती है, उनमें भोजन संग्रहण होता है, और ये भी एक तरह का रूपांतरण मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर पत्तियों में हमने अलग अलग प्रकार के ये कुछ रूपांतरण देखे। इन रूपांतरण में आपको हमने बताया सबसे पहले तो पर्ण प्रतान में बदल जाती है, तो पर्ण प्रतान, पर्ण नहीं तो पर्ण के पत्रक जो होते हैं वो प्रतान में बदल जाते हैं। तीसरा हमने कहा पर्ण शूल में बदल जाते हैं। पर्ण जो है घट जैसी संरचना बना देते हैं कीट पकड़ने के लिए। पर्ण थैली जैसी संरचना बना देते हैं कीट पकड़ने के लिए। या फिर पर्ण तो गिर जाती है और जो पर्णवृंत होता है वो जो है पत्ती जैसा चपटा हो जाता है, जिसको हम फिल्लोड कहते हैं, ठीक है। और कुछ पत्तियां मासल पर्ण होती हैं जिनमें भोजन संग्रह होता है। ये डायग्राम मैंने आपको एनसीईआरटी के लगाए हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे ये प्रतान दिख रहा है, इसके अंदर शूल में रूपांतरित बता रखी है नागफनी कैक्टस की पत्तियां, और ये प्याज दिखा रखा है जिसमें मासल पत्तियां हैं। कुछ एक रूपांतरण के ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। और आपको ये मिलते जुलते तीनों शब्द ध्यान रखने, फिल्लोक्लेड, क्लेडोड एंड फिल्लोड। फिल्लोक्लेड तने का रूपांतरण है जैसा कैक्टस में होता है। क्लेडोड भी तने का रूपांतरण है, एक दो पर्व ही पत्तियों जैसे होते हैं। और फिल्लोड पत्तियों का रूपांतरण है जिसमें पर्णवृंत पत्तियों जैसा हो जाता है। इसमें बार बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पत्तियों के अलग अलग रूपांतरण थे। कुल मिलाकर हमने आज जो पढ़ा ये पत्तियों का पूरा भाग था। पत्तियों के बारे में अगर मैं शुरू से अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में वापस देखें तो मैंने पत्तियों की सबसे पहले संरचना बताई, पत्ती के 3 भाग बताए, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक, 3 चीज़ें बताई पत्तियों के बारे में। उसके बाद पर्ण के हमने इसमें शिराविन्यास पढ़ा, जालिकाव्रत शिराविन्यास और समानांतर शिराविन्यास। पत्तियों के अंदर जो पर्णफलक के अंदर जो शिराएं हैं वो किस तरह से जमी हुई हैं, शिराविन्यास पढ़ा। शिराविन्यास के बाद हमने पत्तियों के प्रकार देखे, तो सरल पत्ती और संयुक्त पत्तियां। संयुक्त में भी पिच्छाकार और हस्ताकार 2 प्रकार। पत्तियों के प्रकार के बाद हम आए तो पत्तियों की पौधों पर जमावट की बात करी हमने, फिल्लोटैक्सी, पर्णविन्यास जो एकांतर हो सकती है, विपरीत हो सकती है और चक्रिक हो सकती है। और फिर उसके बाद अंत में हमने पर्ण के भी कुछ रूपांतरण पढ़े जो प्रतान, शूल और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बन सकती हैं। तो ये हमारा पूरा जो भाग था आज, ये पौधे के कायिक अंगों में से एक अंग था पर्ण, पत्तियां, लीव्स। तो इस तरह से हम देखिए अब तक हम पौधे के 3 भाग पढ़ चुके हैं और तीनों कायिक भाग हमने पढ़े हैं। कौन कौन से कायिक भाग हो गए? ये तना हो गया, जड़, तना और पत्तियां, 3 चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अब जो इसके बाद का भाग आता है वो हम जननिक भाग पर आते हैं, जिसमें पुष्प क्रम, पुष्प, फल, बीज ये आएंगे, जो हम अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।